वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप के स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे। 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, एक लॉन्ग सिनेरियो है, 2 इसके पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन का पार्ट ए स्टार्ट होता है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पेलिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन, कामरान शाह ओपनड एन आर्ट गैलरी इन कराची टू शो केस हिज पेंटिंग्स। However, the gallery did not generate much public interest despite his extensive efforts. अब यहाँ तक जस्ट इस सिनेरियो के अंदर हमें एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो अभी न्यूली ग्रेजुएटेड है। कामरान डिस्कस द मैटर विद हिज प्रोफेसर आदिल अदीब, द ऑनर ऑफ PCAD, यानी वही जो जिस कॉलेज से उसने पढ़ा था उसके ऑनर और प्रोफेसर जो हैं उनसे बात की। emphasizing on his aspirations to achieve recognition for his painting, as an artist वो recognize होना चाहता है अपने काम के लिए। तो कामरान requested Adil to display his paintings in the PCAD's upcoming annual exhibition scheduled for 31st March 2023। तो ये एक डेट उन्होंने दी हुई है कि उस दिन एक एग्जीबिशन होनी है, तो उसके लिए उसने कहा कि उसमें उसकी पेंटिंग्स को जो है वो एग्जिबिट और डिस्प्ले किया जाए। Adil informed Kamran that he has already invited various artists for displaying their work in the exhibition. However, one of the artists, namely Suhail Khan, has still not responded. Adil proposed to Kamran that if Suhail refuses to participate in the exhibition, then Kamran can display his paintings on the following terms. तो 4 टर्म्स दी हुई हैं जिसमें है कि कामरान विल पे 50,000 फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड। सब्सिक्वेंट टू एग्जीबिशन कामरान कोई पेंटिंग कराची में सेल नहीं करेगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट डिसीजन ऑफ आदिल फाइनल होगी, किसी भी जगह चैलेंज नहीं की जा सकती। कामरान मस्ट सबमिट द डिटेल ऑफ हिज पेंटिंग 15 days बिफोर द एग्जीबिशन, विच इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू बी अडेयर टू बाय ऑल द पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट। वो तमाम के लिए है, कामरान के लिए भी है और बाकी लोगों के लिए भी है। कामरान एग्रीड टू द अबव टर्म्स एंड साइंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 5th March 2023। आदिल डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम सुहेल टिल दैट डेट, लेकिन जो रूल है वो 15 डेज का है, तो 15 डेज वाला रूल तो 16 मार्च को जाके पूरा होगा ना, क्योंकि एग्जीबिशन से 15 डेज तक का पहले तक का टाइम है। आदिल डिड नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, तो लेकिन अभी टाइम है 5th मार्च से लेकर अगले 10-11 दिन तक। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन PCAD एंड कामरान। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हो चुका है इसकी इन्फोर्सेबिलिटी को डिस्कस करना है, तो हम पहले पार्ट ए पर ही फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी नेचर है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि बात ये हुई है कि इफ सुहेल रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट, तो ये कंटीजेंट है ऑन दिस इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन बाय सुहेल। तो पहली बात तो हम नेचर एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिस्कस करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन PCAD एंड कामरान वो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब इन्फोर्स होगा अगर सुहेल पार्टिसिपेट नहीं करता, सुहेल खान। और नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सुहेल, क्योंकि अब नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ सुहेल की सूरत में ही कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म होना है, वरना तो नहीं होना, तो वो 2 तरीके से कंफर्म हो सकती है। एक तरीकेकार तो ये है कि इफ सुहेल खान इन्फॉर्म्स कि भाई मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, एक्सप्रेसली इन्फॉर्म करते, तो एक तरीकेकार तो ये हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि ये जो रिक्वायरमेंट है कि 15 डेज पहले करना है, और ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है तमाम पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट के लिए। तो अगर 15 डेज से कम का टाइम रह जाता है और वो अपनी जो डिटेल्स हैं वो सबमिट नहीं करवाता पेंटिंग्स की, जो कि तमाम पार्टिसिपेंट के लिए कंपलसरी है, तब भी ऑब्वियसली ये समझा जाएगा कि वो पार्टिसिपेट अब नहीं करना चाहता। तो इन दैट सिचुएशन भी एक तरह से नॉन पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाएगी। अगर ये नॉन पार्टिसिपेशन इन 2 में से किसी भी तरीके से कंफर्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की मार्क्स भी अगर देखें, सिनेरियो भी बड़ा है, मार्क्स भी देखें 6 हैं, तो हमें 1 by 1 हर टर्म की इन्फोर्सेबिलिटी को भी डिस्कस करना चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। कामरान विल पे ₹50,000 टू PCAD फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड। तो पहली टर्म ये है कि हर पेंटिंग सेल करने पर 50,000 PCAD को पे करने हैं। अब ऐसा जो एग्जीबिशन करवा रहा है वो एक फिक्स चार्जेस रख रहे हैं पर पेंटिंग के हिसाब से, तो ये एक लॉफुल रिक्वायरमेंट है और इस टर्म को बिल्कुल इन्फोर्स किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी टर्म है कि सब्सिक्वेंट टू द एग्जीबिशन कामरान विल नॉट सेल एनी ऑफ हिज पेंटिंग्स इन कराची। अब ये तो लॉफुल बिजनेस करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली बात है
कि नॉट टू सेल पेंटिंग इन कराची आफ्टर एग्जीबिशन। तो एक तो किसी भी पर्सन को आप लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, और इसकी लेकिन इस रूल की एक एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और वो एक्सेप्शन ये होती है कि जहां सेल ऑफ गुडविल हो रही हो तो फिर ये एक एक्सेप्शन अप्लाई होती है कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशंस। लेकिन यहाँ पर तो सेल ऑफ गुडविल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई बिजनेस तो सेल ही नहीं हो रहा, तो सेल ऑफ गुडविल तो अप्लाई नहीं होती। वो कामरान शाह इज जस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जीबिशन, ही इज नॉट सेलिंग हिज बिजनेस और गुडविल ऑफ द बिजनेस टू पीसीएडी। तो ये वाला जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जब ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं होगी तो लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि लॉफुल बिजनेस नहीं किया जा सकता, वो वाइड होगी टू दैट एक्सटेंट। यानी बाकी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल होगा, लेकिन वो वाली टर्म जो है वो वाइड हो जाएगी, तो ये रिस्ट्रिक्शन वाइड हो जाएगी इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हालांकि क्वेश्चन में ये बात की गई है ना कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, साइन भी हो चुका है, तो ये जो एग्रीमेंट इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, टर्म के लिए वाइड कंसीडर होगा। थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन टेकन बाय आदिल शैल बी फाइनल विच कैन नॉट बी चैलेंज बाय कामरान इन एनी मैनर। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो आदिल इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ये कह रहे हैं कि डिस्प्यूट की सूरत में कामरान शाह के कोई लीगल राइट्स नहीं होंगे, ये थर्ड टर्म है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जो है ये कहता है कि किसी भी पर्सन के लीगल राइट्स को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इनकॉर्पोरेट की गई है तो एग्रीमेंट वाइड होगा टू दैट एक्सटेंट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इवन इफ साइंड हो। वंस अगेन साइन वाली बात अगर देखें तो साइन हुआ है, लेकिन ये वाली जो क्लाज होगी ये इन्फोर्सेबल नहीं होगी, बाकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है जितना उसमें से वैलिड है। फोर्थ टर्म की तरफ चलते हैं। Kamran must submit the details of his painting 15 days before the exhibition, which is compulsory requirement to be adhered to by all the participating artists. तो ये जो टर्म है कि एग्जीबिशन से 15 डेज पहले डिटेल्स को सबमिट करवाना है, ये भी एक लॉफुल रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। और अगर कामरान जो है वो सबमिट नहीं करवाता डिटेल्स विद इन टाइम, जो कि 15 डेज प्रायर टू द एग्जीबिशन है, तो फिर वो पार्टिसिपेशन जो है उनकी, उसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक यानी कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल इन्फोर्सेबिलिटी को भी डिस्कस कर दिया हमने, और फिर टर्म बाय टर्म जो 4 टर्म स्पेसिफिकली सिनेरियो के अंदर मेंशन थी उनको भी जब हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर दिया तो इस पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी पार्ट ए से ही कनेक्ट कर रहा है कि एज्यूम दैट इन ए अबव, यानी कॉन्टेक्स्ट वही है, कामरान सब्सिक्वेंटली comes to know that before the date of exhibition that his paintings would be displayed in the exhibition without any mention of his credentials, despite the fact that at the time of signing the contract Adil had promised to display his paintings under the category of emerging artist along with prominent credentials। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन जो अभी कामरान को ये बाद में मिली है, कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, पहले एक अगर हम एनालिसिस करें कि मेंशन ऑफ क्रेडेंशियल्स इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो पार्ट ए के अंदर, क्योंकि पार्ट बी में पार्ट ए का रेफरेंस भी है, तो ये था कि कामरान ने एम्फसाइज किया था ऑन हिज एस्पिरेशन टू अचीव रिकग्निशन फॉर हिज पेंटिंग। तो यानी कामरान ने ये चीज़ मेंशन की थी कि ये चीज़ उसके लिए एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि आदिल ने भी प्रॉमिस किया था, ये देखें, Adil had promised to display his paintings under the category of emerging artist along with prominent credentials। तो आदिल की तरफ से भी यहाँ पे प्रॉमिस था, तो इसका मतलब है कि मेंशन ऑफ क्रेडेंशियल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल जो है मैटर था। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि कामरान की जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं थी। क्यों फ्री नहीं थी? क्योंकि कामरान की कॉन्सेंट फ्रीली ऑब्टेंड नहीं हुई। दो में से एक रीज़न यहाँ पर हम पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी की इंटेंशंस के बारे में तो नहीं जानते। तो एक पॉसिबिलिटी है मिसरिप्रेजेंटेशन की, यानी आदिल ने इनोसेंटली कॉज किया हो कामरान को टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब आप मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जहां पर एक पार्टी इनोसेंटली दूसरी पार्टी को कॉज करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई मिस्टेक कर दे, तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में आता है। तो ये वही थर्ड पॉइंट यहाँ पर कवर होता है कि आदिल ने इनोसेंटली कामरान को जो है वो काज किया, हालांकि शायद उन्होंने क्रीडेंशियल्स मेंशन नहीं करने थे।
और दूसरा, अगर जानबूझकर किया है, ये सोचते हुए किया है कि अभी कामरान शाह को इंगेज कर लेते हैं और बाद में जो है ना नहीं करेंगे ऐसा, तो फिर तो इंटेंशन विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट है या इंटेंशन टू डिसीव है, तो वो फ्रॉड होगा। तो ईदर मिसरिप्रेजेंटेशन हो चाहे फ्रॉड हो, दोनों सूरतों में देखें जो कॉन्सेंट है वो तो फ्री नहीं है। अब इसका इफेक्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो तो यही है कि पॉसिबल इफेक्ट डिस्कस करें इन्फोर्सेबिलिटी पर। तो अब पहली बात तो ये है कि जहां पर एक फ्री कॉन्सेंट लैग कर जाती है ड्यू टू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, तो हमें ये बात पता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, यानी यहाँ पे कामरान, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट फ्रीली ऑब्टेन नहीं की गई थी। अब वाइडेबल हो जाता है तो इसका मतलब है दोनों बातें हो सकती हैं। कामरान शाह कैन इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कह सकते हैं कि जी प्रॉपर परफॉर्मेंस हो कॉन्ट्रैक्ट की और उनके जो क्रीडेंशियल्स जिस तरह एग्री किया गया था, प्रॉमिस किया गया था, उसी तरीके से प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किए जाए। और वाइडेबल हो गया तो दूसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर लें, यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दें, कैंसिल कर दें और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट ना करें, और फिर जो उनको इसकी वजह से नॉन पार्टिसिपेशन की जैसे नुकसान होता है उसके डैमेजेस क्लेम कर लें। इसमें हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर ये जो इशू था इसके कामरान के पास मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस थे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कंसीडर नहीं होगा। तो ये पार्ट बी के 5 मार्क्स के लिए जो है ना डिटेल में एनालिसिस बनता है। हमने कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट जो है ना लेकर चलें ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और सीक्वेंस के अंदर इसको समझना आसान रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।